नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रवीष चौधरी आपका इस रामबाण श्रृंखला में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। एक शायर याद आता है कि मंजिल तो मिल ही जाएगी, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जब आप लोग घर से निकल ही चुके हो, कमर कस ही चुके हो, तो भगवान आप लोगों को जरूर सफल करेगा और आप लोग अपनी मंजिलों को पालेंगे। अगर बात करूं मैं इस रामबाण श्रृंखला की, तो इस रामबाण श्रृंखला में हम लोगों ने हर सब्जेक्ट के, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के 200 चुनिंदा क्वेश्चनों को, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चनों को हमने तैयार किया है। और उसी श्रृंखला में हम लगातार आप लोगों के सामने पहले फेज में हिस्ट्री के क्वेश्चन करा रहे हैं। हिस्ट्री के 200 क्वेश्चनों के बाद हम ज्योग्राफी कराएंगे, फिर पॉलिटी, फिर साइंस, फिर हम इकोनॉमिक्स कराएंगे। और हम एक क्वेश्चन का एक आंसर नहीं बता रहे, उसके साथ साथ हम उसके रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर अगर आपके साथ होशियारी करे और वो उससे रिलेटेड अन्य कोई फैक्ट पूछने की कोशिश करे, तो उसे भी आप लोग बताने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेकर इस श्रृंखला को। यहां तक हम लोगों ने कर चुके थे। आज ये पहला क्वेश्चन है, अशोक मान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अगर दीक्षा की बात करें तो इसमें दो, इसका आंसर हम लोग क्या पढ़ते हैं, उपगुप्त, जो कि सही भी है। ठीक है, इन्हें बौद्ध धर्म की जो दीक्षा दी थी वो किसने दी थी भाई, उपगुप्त ने दी थी। ठीक है, और ये कहां लिखा हुआ, भारतीय परंपरा में ये भारत, देखो दो बौद्ध धर्म है, एक भारतीय और एक सिंगली। सिंगली मतलब श्रीलंका। तो भारतीय परंपरा के अनुसार अशोक को जो बौद्ध शिक्षा दी थी वो दी थी उपगुप्त ने। और ये कहां लिखा हुआ, दिव्य दान। दिव्य दान एक ग्रंथ है, उसमें लिखा हुआ है कि उपगुप्त ने इन्हें धर्म, किसकी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। लेकिन सिंगली परंपरा के अनुसार, सिंगली परंपरा के अनुसार इन्हें दो ग्रंथ हैं, दीपवंश, दीपवंश और महावंश। इसमें लिखा हुआ है कि अशोक को, अशोक को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी वो निग्रोथ, निग्रोथ नामक एक बौद्ध भिक्षु द्वारा दी गई थी। और मोगली पुत्र तिष्य के संपर्क में आने के बाद, मोगली पुत्र तिष्य के संपर्क में आने के बाद, तिष्य के संपर्क में आने के बाद इनका विश्वास, मोगली पुत्र तिष्य के इनके संपर्क में आने के बाद इनका बौद्ध धर्म के प्रति जो विश्वास था वो और ज्यादा बढ़ा। ठीक है, लेकिन भारतीय परंपरा के अनुसार इसका आंसर क्या हो गया भाई, उपगुप्त। ठीक है, अगर अशोक की बात करें, थोड़ा रिमाइंड कराऊं आपको, तो अशोक चंद्रगुप्त महान, चंद्रगुप्त महान यानी चंद्रगुप्त मौर्य पुत्र, बिंदुसार के पुत्र थे, के पुत्र थे अशोक। और बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला, तक्षशिला में हुए उपद्रव या विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। अशोक 269 ईस्वी में, 269 ईसा पूर्व, ईस्वी पूर्व गद्दी पर बैठा। इसने अपने शासन के 8 साल बाद, 8 साल बाद कलिंग पर आक्रमण किया, कलिंग पर आक्रमण किया। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है भाई, यहाँ पेज कम रहेगा तो हम अलग खोल लें। कलिंग कितने में भाई, 261 ईस्वी में, 261 ईस्वी में इसने कलिंग पर आक्रमण किया। अपने शासन के 8वें साल में कलिंग पर आक्रमण किया। और कलिंग का राजा उस टाइम कौन था भाई, अनंत, अनंत पद्म, पद्मा नव।
अनंत पद्मनाभ उस समय कहाँ के, कलिंग के राजा थे। ठीक है, ये क्वेश्चन जल्दी कई एग्जामों में लगातार पूछा गया कि उस समय कलिंग के राजा कौन थे, तो वो थे अनंत पद्मनाभम। अपने 10वें साल ये कहा गया, 10वें साल ये बोध गया गया। अभी यूपीपीसीएस में एक बार ये पूछा गया था कि अपने शासन के कौन से साल में अशोक बोध गया गया। बोध गया वो स्थान है जहां पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस नदी के किनारे भाई, निरंजना नदी के किनारे, वट वृक्ष के नीचे सुजाता की खीर खाने के बाद उन्हें क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और उन्होंने पहला उपदेश अपना सारनाथ में दिया था। उनके गुरु का नाम अलार कलाम था। ठीक है, और 20वें साल, अपने शासन के 20वें साल ये कहा गए थे भाई, लुम्बिनी में। और लुम्बिनी में इन्होंने क्या किया था, उस अक्षेत्र को कर मुक्त किया था। इनके कलिंग युग का उल्लेख किस शिलालेख में है, 13वें शिलालेख में। और ये बहुत बार जो है भाई क्वेश्चन रिपीटेड है कि कौन से शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है, तो वो कौन सा है भाई, 13वां शिलालेख। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका आंसर हो गया भाई उपगुप्त। ठीक है, और महेंद्र कौन था, इनका पुत्र जिसने श्रीलंका के राजा तिष्य को श्रीलंका के राजा को बौद्ध धर्म में प्रवेश करवाया था। और पूरे श्रीलंका क्या हो गया था, बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। ठीक है, और इनके साथ इसकी बहन महेंद्री भी थी, संघमित्रा। इसकी बहन का नाम क्या था भी, संघमित्रा। महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका गए थे बौद्ध धर्म का प्रचार के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, उसने कहा निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है। तो भाई कहाँ मिलता है, अजंता में। और अजंता गुफा की बात करूं तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। अजंता को 29 पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। 29 पहाड़ियों को काटकर बनाया गया है। इसमें 17वीं 18वीं 16वीं 17वीं और 19वीं, इसमें 16वीं 17वीं और 19वीं जो पहाड़ी है, 16वीं 17वीं और 19वीं पहाड़ियों को जो है वो गुप्तकालीन शासकों ने बनवाया था। किसने बनवाया था भाई, गुप्तकालीन शासकों ने। और 1983 में अजंता की गुफाओं को यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है भाई, कब शामिल किया गया, अजंता की गुफाओं को 1983 में यूनेस्को। और यूनेस्को की फुल फॉर्म की बात करूं तो ये होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना 1945 में हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, पेरिस। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई, पेरिस में। पेरिस जहां पर अभी ओलंपिक चल रहे हैं, और पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है, जिसे कि फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है भाई, पेरिस। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो गया अजंता की गुफाएं। और ये गुफाएं कहाँ स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और अब इसका जिला क्या हो गया, इसका जिला का नाम हो गया संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज जिले का नाम हो गया। ठीक है, अभी चेंज हुआ, भारत सरकार ने उसका नाम चेंज किया संभाजी
महाराज के नाम पे। शिवाजी के पुत्र जो छत्रपति संभाजी थे, जिन्हें औरंगजेब ने बहुत तड़फा तड़फा कर मारा था, उन्हीं के नाम पर अब उसका नाम औरंगाबाद का संभाजी किया गया। निम्नलिखित में से दहसाला पद्धति किसने लागू की? दहसाला पद्धति जो लागू की थी भाई, वो किसने लागू की थी? राजा टोडरमल ने। अभी कुछ दिन पहले एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अकबर की सेवा में आने से पहले राजा टोडरमल किसकी सेना में थे? तो किसकी सेना में थे भाई? शेरशाह सूरी की। ये किसके दरबार में थे? शेरशाह सूरी के। शेरशाह सूरी के दरबार में थे। और दहसाला पद्धति, जिसका दूसरा नाम जब्ती प्रणाली भी था, ठीक है। और इसमें 12 नियमों का उल्लेख था। कितने उसका उल्लेख था भाई? 12, ठीक है। 12 नियमों का उल्लेख था। और ये जरीप, एक जरीप थी। जरीप कैसी? कि लोहे के छल्लों को एक बांस के बीच में, मतलब दोनों तरफ बांस और बीच में लोहे के छल्ले, जिससे कि उसकी शुद्धता चेंज ना हो जाए, ठीक है। बांस के बीच में, बांस के लंबे लंबे वो थे भाई लकड़ी थी, और उनके बीच में एक लोहे के छल्लों को पहनाया गया था। उसे बोला जाता था जरीप, जिसका प्रयोग आज भी पटवारियां करते हैं, ठीक है। उसे कहा जाता है जरीप। और दहसाला पद्धति के साथ साथ उस समय 2 प्रणाली और थी, नसाक और गल्ला जब्ती, ठीक है। नसाक और गल्ला जब्ती प्रणालियां, उस समय 2 प्रणाली और थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो किसने की थी भाई? किसने की थी भाई? निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी ने अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो गदर पार्टी की जो स्थापना की थी, वो किसने की थी भाई? लाला हरदयाल, एक महान क्रांतिकारी और एक महान समाज सुधारक। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की। इन्होंने एक गदर नाम से अखबार भी निकाला, ठीक है। और इसकी स्थापना कहाँ की थी इन्होंने? 1913 में सैन फ्रांसिस्को और सैन फ्रांसिस्को कहाँ है भाई? यूएसए में। यूएसए में इसकी स्थापना की। और गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला हरदयाल। और इसके अधिवेशन की पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे भाई इसमें सोहन सिंह भकाना। सोहन सिंह भकाना इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, जिन्हें बाबा सोहन सिंह भकाना भी कहा जाता है, बाबा सोहन सिंह, ठीक है। अगर बात करें मैडम भीकाजी रुस्तम कामा की, तो मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी। भारत के एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में जन्म लेने के बाद भी, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ने के बाद, ये एक आम नागरिक की तरह रही। उन्होंने कहा था कि जब पूरा देश ही गुलामी में है, तो मैं इन सुख सुविधाओं का क्या करूं, ठीक है। तो उन्होंने अपना जीवन, सादा जीवन जिया। और इनका जो सबसे बड़ा काम था, वो 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ड या स्टटगार्ड में क्या भारतीय तिरंगा को पहली बार फहराया था। भारतीय तिरंगे को पहली बार फहराया था। पहली बार फहराने का श्रेय भी किसे जाता है भाई? 1907 में मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के
इस तिरंगे को बनाने में किसने सहायता की थी? तो वो थे सरदार सिंह राणा। कौन थे भाई? सरदार सिंह राणा। और ये भावनगर गुजरात के थे, भावनगर गुजरात के रहने वाले थे सरदार सिंह राणा। और ये तिरंगा जो पहली बार 1907 में स्टुअर्ट गार्ड में फहराया गया था, आज भी इनके घर, इनके पुत्र के पास संभाल कर रखा गया है। ठीक है। और मैडम बीकाजी रुस्तम कामा ने दो, एक तो तलवार, जिसे पहले क्या कहा जाता था? मदन, मदन की तलवार। ठीक है, तलवार नामक पत्रिका, और एक वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये दो प्रमुख पत्रिका जो पेरिस में, पेरिस इंडियन प्रेस के द्वारा प्रकाशित किया जाता था, प्रेस के द्वारा प्रकाशित किए जाते थे। दोनों अखबार कहाँ छपते थे भाई? पेरिस में। ठीक है। ये दोनों सब किसने दिए भाई? मैडम बीकाजी रुस्तम कामा ने। और इन्हें क्या कहा जाता था? भारतीय क्रांति की जननी। ठीक है। और ये सरदार सिंह राणा, भावनगर गुजरात में, आज भी ये तिरंगा इनके घर में सुरक्षित रखा हुआ है। अगर बात करें सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पत्रिका का नाम द बंगाली। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया भाई कि द बंगाली किसकी पत्रिका है? तो किसकी है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी की। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक बात और याद रखो, इन्होंने इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी की स्थापना की। आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि 1885 में जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था, तो उस समय केवल 72 लोगों ने उसमें भाग लिया था। ठीक है। कितनों ने भाग लिया था भाई? 72 लोगों ने भाग लिया था। उतने कम लोगों में भी जो अधिकतर थे वो वकील और पत्रकार थे। ठीक है। तो इतने कम लोगों को भाग लेने का जो मेन कारण था वो यही था कि उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी की इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी का भी एक अधिवेशन चल रहा था, और सभी प्रमुख नेता उस एसोसिएशन में भाग लेने के लिए गए हुए थे। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो कोलकाता में हुआ था, कोलकाता में हुआ था। और इंडियन एसोसिएशन को इसमें कांग्रेस में मर्ज कर लिया गया था। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी जिन्हें की राष्ट्रगुरु भाई, राष्ट्रगुरु के नाम से जाना जाता है, भी दूसरे अधिवेशन में इसमें शामिल हो गए थे, और अपनी इंडियन एसोसिएशन सोसाइटी को भी कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था। जब डफरिन ने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने यहाँ गार्डन टी पार्टी के लिए बुलाया, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने उसमें जाने से मना कर दिया। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वह कांग्रेस का कौन सा प्रसिद्ध नेता था जिसने उसकी डफरिन द्वारा दी गई गार्डन टी पार्टी में जाने से मना कर दिया था? तो कौन था भाई? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मुगल काल में मीर बख्शी, मुगल काल में मीर बख्शी किस विभाग को देखता था? तो मुगल काल में भाई मीर बख्शी सेना, किसे देखता था? सेना का सेनापति होता था भाई मीर बख्शी, जिसे मुफलाते बख्शी, मुमालते बख्शी या मुफालाते बख्शी भी कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने कहा निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को बर्मा की मांडले जेल में रखा गया था? तो किसे रखा गया था भाई? मेरे फेवरेटों में से एक, बाल गंगाधर तिलक। भारतीयों के अंदर क्रांतिकारी की लहर पैदा करने में जिस आदमी का सबसे बड़ा हाथ था, वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। क्या कहा था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है,
अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ठीक है। अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को, जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था तब इनकी मृत्यु हुई थी। अभी यूपीएसआई में कुछ 2015 में जो पेपर हुआ था या 2011 वाला, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक की जो अंतिम शव यात्रा थी उसमें इनकी अर्थी को कंधा देने वाला मुस्लिम व्यक्ति कौन था। अर्थी को जो कंधा दिया था वो कौन था भाई? शौकत अली। ये भी इंपोर्टेंट है भाई, एक बार पूछा जा चुका है तो दोबारा आने की भी संभावना है। इनकी अर्थी को जो कंधा देने वाला मुस्लिम था वो शौकत अली था। अगर इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी में हुआ और इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई। अगर इनकी पत्रिकाओं की बात करें, इन्हें जेल की, पहले जेल की बात करें तो उस समय पूना में क्या चल रहा था भाई? पूना में प्लेग की बीमारी फैली हुई थी और एक वहां के पूना के जो कमिश्नर थे वो थे रेंड और एक उनके सहायक थे आयस्ट। रेंड और आयस्ट, इन दो अधिकारियों की चापेकर बंधुओं ने गोली मारकर हत्या कर दी। गोली मारकर हत्या करने का कारण भी क्या था मेरे भाई? उस समय क्या था कि ये किसी के भी घर में घुस जाते थे और जांच के नाम पर औरतों के साथ बदसलूकी करते थे। जब ऐसा ही पूना में एक परिवार, चापेकर बंधुओं के परिवार में जब आदमियों को बाहर निकालकर औरतों की जांच के नाम पर उनके साथ बदसलूकी की गई तो चापेकर बंधुओं ने पूना के कमिश्नर रेंट और आयश की हत्या कर दी। और अगले दिन के इनके केसरी, इनकी दो न्यूज़पेपर थे, केसरी और मराठा। यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। केसरी जो था वो मराठी भाषा में था और इसमें इनके शायद केलकर थे। कौन थे भाई? केलकर। कैसे केसरी और कैसे केलकर। और केसरी जो था वो मराठी भाषा में था। अगर मराठा की बात करें तो मराठा जो न्यूज़पेपर था वो अंग्रेजी में था। किस में था? अंग्रेजी में। और इसमें इनके सहायक अगरकर थे। कौन थे भाई? ऐसे अंग्रेजी और ऐसे अगरकर थे। ठीक है। और अगरकर ने, इन्होंने अपनी किस पुस्तक, उसमें केसरी में इस वृत्तांत को छापा और उसमें कहा कि चापेकर बंधुओं द्वारा रेंट और अयश की हत्या उसी प्रकार है जैसे शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की थी और इसके लिए इन्हें वर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया 6 साल की सजा के लिए। और इसमें इनके जो वकील थे, इन पर जब भी केस हुआ तो अधिकतर समय इनके वकील मोहम्मद अली जिन्ना थे। कौन थे भाई? मोहम्मद अली जिन्ना। अली जिन्ना इनके वकील थे और बर्मा की मांडली जेल में इन्हें 6 साल रखा गया। क्वेश्चन यहां से घुमा के भी पूछ सकता है कि कौन वह कौन क्रांतिकारी था जो पत्रकारिता के मामले में पहली बार जेल गया? कौन था भाई? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि साल के 3 दिन मेंढकों की तरह टटराने से आजादी नहीं मिलेगी। आजादी के लिए हमें और प्रयास करने होंगे। और उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के व्यक्ति पदों के भूखे हैं। ठीक है। और एक क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हो गया एसएससी का, तो ये फेवरेट ही है कि वह कौन व्यक्ति भारतीय क्रांति का या भारतीय इतिहास का वह कौन सा नेता, प्रसिद्ध नेता था जो कभी भी उसका कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं रहा? तो वो भी कौन था भाई? बाल गंगाधर तिलक। यानी कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। और इन्होंने कांग्रेस के
कार्यकर्ताओं को पदों का भूखा भी कहा, और इन्होंने कहा था कि 3 साल तक साल में 3 दिन मेंढकों की तरह टटराने से आजादी नहीं मिलेगी। ठीक है। और भाई इन्होंने, इनकी एक फेमस पुस्तक है जो मांडले जेल में इन्होंने लिखी थी, गीता रहस्य। और इन्होंने आर्यों का घर आर्केटिक बताया था, आर्केटिक होम। ठीक है। आर्य को घरों को आर्केटिक बताने वाले भी कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। और भाई एक बात और, ये 1907 में जो सूरत अधिवेशन में लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसमें जो गर्म दल के नेता थे लाल बाल पाल, लाल बाल पाल उसके प्रमुख नेता थे। ठीक है। 1916 में इन्होंने होम रूल लीग सोसाइटी की स्थापना की। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना, और इन्हीं के बाद इन्होंने अप्रैल में की थी और अक्टूबर में एनी बेसेंट द्वारा भी होम रूल लीग की स्थापना की गई, जिसे बाद में एक साथ मर्ज कर दिया गया। और 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक हमारे बीच से चले गए। बाल गंगाधर तिलक के जाने पर महात्मा गांधी ने एक युग के समाप्त हो, उन्होंने कहा था कि पूरा एक युग बाल गंगाधर तिलक के साथ ही खत्म हो गया। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उसने कहा गुप्तकालीन दस अवतार मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुप्तकालीन जो दस अवतार मंदिर है भाई, ये देवगढ़ में स्थित है। ठीक है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ये किसका था? गुप्तकालीन राजाओं द्वारा निर्मित था देवगढ़। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया भाई देवगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस क्रांतिकारी नेता की अध्यक्षता में 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ? देखो भाई 1920 में कांग्रेस के 2 अधिवेशन हुए। एक तो विशेष अधिवेशन, ठीक है, जिसकी अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। किसने की थी भाई? लाला लाजपत राय ने। और एक नागपुर में हुआ जो उसका आम अधिवेशन था, वो कहाँ हुआ था? नागपुर में। और जिसकी अध्यक्षता की थी विजय राघवाचार्य ने, विजय राघवाचार्य ने। अगर हम लाला लाजपत राय की बात करें तो इन्हें पंजाब केसरी, पंजाब केसरी कहा जाता है। और इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक, नेशनल बैंक और बीमा और लक्ष्मी बीमा योजना के जनक के रूप में जाना जाता है। लाला लाजपत राय की जो हत्या हुई थी वो किसका? साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में हुई थी। और इनकी मृत्यु से ही भगत सिंह के मन पर एक गहरा आघात पहुंचा था, और उन्होंने सुखदेव राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर अस्काट की हत्या करने के लिए गए थे, लेकिन उस अस्काट के स्थान पर उन्होंने किसकी हत्या कर दी थी भाई? सैंडर्स की। कहां सी? लाहौर के माल रोड पर। हत्या करने किसकी गए थे वो? एसपी, एसपी स्कॉट की। लेकिन एसपी की जगह उसकी बाइक लेके निकल गया था उस समय डीएसपी सैंडर्स, और उन्होंने एसपी के स्थान पर डीएसपी को मार दिया था। दोनों ने लाठियां चार्ज की थी, लेकिन आदेश किसका था? स्कॉट का। लाठियां किसने बरसाई थी? सैंडर्स और उसकी टीम ने। और इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी हुई अंग्रेजों की एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत में एक 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 कील का काम करेगी। ठीक है। और इनकी बात सही भी साबित हुई। लाला लाजपत राय की अगर पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, यंग इंडिया, ये इनकी फेमस पुस्तक है। और द स्टोरी ऑफ माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, माई लाइफ। द स्टोरी ऑफ
माई लाइफ। इन्होंने ये प्रसिद्ध आर्य समाजी भी थे। इन्होंने एंग्लो इंडियन जो एजुकेशन थी उसकी महत्वता को देखते हुए इन्होंने कई एंग्लो वैदिक विद्यालयों की स्थापना की। ठीक है, तो ये थे लाला लाजपत राय। इनमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट हम पढ़ चुके हैं। ठीक है भाई। विपिन चंद्र पॉल भी बंगाल के एक महान क्रांतिकारी थे जो लाल बाल पाल एक तिकड़ी के ही नेता थे। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। कनिष्क के शासनकाल में की बात करें अगर हम, तो चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जिसमें कि पहली बार इसकी अध्यक्षता वसुमित्र और उपाध्यक्षता अश्वघोष थे। पहली बार किसी बौद्ध संगति में उपाध्यक्ष को भी चुना गया था। अश्वघोष ने पुस्तक लिखी बुद्ध चरित्रम। कौन सी पुस्तक लिखी भाई? बुद्ध चरित्रम। और इसी बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो उसमें हीनयान और महायान में विभाजित हुआ। ठीक है, तो चतुर्थ बौद्ध संगति, और ये कहां हुई थी भाई? कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। और कब? पहली शताब्दी। इसका समय काल कब था भाई? पहली शताब्दी। पहली बौद्ध संगति राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। यानी उसका जो मैंने आपको पहले ही सबसे पहला क्वेश्चन ही बताया था वो राव पकुश का कोड बताया था, और इधर बताया था अकाक यानी अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है भाई। पहले की अध्यक्षता किसने की थी? कमेंट करके बताएं। ठीक है, बताओ भाई, चलो कमेंट करके जरूर बताएं। पहले की, दूसरे की, तीसरे की और चौथे की, इन सब के जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी? पहले की महाकश्यप ने, दूसरे की सब्बा कमीर ने, तीसरे की मोगलीपुत्र तीसरे ने, और चौथा तो मैंने लिखा ही वसुमित्र ने। तो भाई ये सारे के सारे याद करो। निम्नलिखित में से अकबरकालीन स्थापत्य की विशेषता नहीं थी। तो इसकी विशेषता नहीं थी भाई किसकी? लहरदार मेहराबों का प्रयोग। इसकी बिल्डिंग में हमें लाल पत्थर का उपयोग मिलता है। हिंदुत्व की बात मिलती है, यानी जैसे जोधाबाई का महल हो गया। जोधाबाई का महल कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल हो गया जो जैन धर्म से रिलेटेड जो वो है स्मारक, उससे मिलता जुलता है। ठीक है। मकबरे के आसपास चार बाग पद्धति का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? बाबर ने, आराम बाग में। ठीक है। बाबर को कहां दफनाया गया था? सबसे पहले आराम बाग में। लेकिन जाटों ने उसकी कब्र को क्या कर दिया था? खुद बुद कर दिया था, तो उसे दोबारा कहां दफनाया गया? लाहौर, अफगानिस्तान में। ठीक है भाई। तो इन सब का प्रयोग इसमें मिलता है, लेकिन लहरदार मेहराबों का प्रयोग सर्वप्रथम कहां मिलता है? शाहजहां की स्थापत्य कला में। कहां मिलता है? शाहजहां की स्थापत्य कला में। और शाहजहां के युग को क्या कहा गया भाई? स्थापत्य कला का युग। अनुवाद का काल किसे कहा गया है? अकबर को। और चित्रकला का इसे कहा गया है जागीर। ठीक है। और सोने की जंजीर का जो कॉन्सेप्ट था वो भी कहां था? जागीर। तो ये था आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहें और अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करें, जिससे कि आपकी सफलता पर आपका परिवार, आपका समाज, आपके गुरु आप पर गौरवान्वित महसूस करें। तो इसी के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।